अभिवादन है। डाउन द मेमोरी लेन श्रृंखला के एक और एपिसोड के साथ उपस्थित हूं मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह। इस एपिसोड में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी के साथ उनके प्रोफेशनल कैरियर और उनसे जुड़े दिलचस्प और महत्वपूर्ण दृष्टांतों को साझा करने के लिए हमारे साथ हैं एसीपी श्री लखपत सिंह, जो एसीपी कम्युनिकेशन यूनिट में तैनात हैं और इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर, संक्षेप में आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं। ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर नरोरा के से रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं से गांव से हुई है। टेक्निकल एजुकेशन मुरलीधर गजानन पॉलिटेक्निक हाथरस से हुई है, और जिसमें कि मैंने 3 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैं फरीदाबाद में एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। 1987 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए रेडियो टेक्नीशियन ASI रेडियो टेक्नीशियन भर्ती हुआ। आप एक वाक्य या चंद शब्दों में अपने सेवा को किस प्रकार से वर्णन करेंगे? दिल्ली पुलिस का सफ़र मेरा 36 साल का है। बहुत अच्छा लगा इसमें। मेरे को कहीं ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बहुत अच्छी मेरी जॉब गई है इसमें। सर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है सर, और आप NPL में 100 नंबर कंट्रोल रूम में और ट्रेनिंग ब्रांच में अपने स्किल सेट के साथ हमेशा आप जुड़े रहे या उसी के साथ आपने नौकरी की है सर? तो समय के साथ पुलिस व्यवस्था जो बदली है उसको आप कैसे वर्णन करेंगे सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने 1987 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी एज ए रेडियो टेक्नीशियन, तो उस टाइम बहुत भारी सेट होते थे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती थी और उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल स्टैटिक सेट ही होते थे और रेंज भी ज़्यादा अच्छी नहीं कवर कर पाते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी आई। सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी में क्या है, सेट के साइज़ वगैरह काफ़ी कम हो गए। हैंड हेल्ड सेट भी आए। साथ में कुछ कंपनियों ने रेडियो ID डालना शुरू कर दी, जिससे कि पता चल जाता था कि कौन माइक प्रेस कर रहा है, कौन बंदा माइक प्रेस कर रहा है। तो ये चीज़ें आगे साथ साथ कन्वेंशनल रिपीटर भी इम्प्लीमेंट हुए, जिससे कि रेंज को, वायरलेस की रेंज को डबल किया जा सकता था, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होते थे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में SMD टेक्नोलॉजी आई। SMD टेक्नोलॉजी सरफेस माउंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें सेट का साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया। बहुत छोटे छोटे सेट हैंड हेल्ड में आ गए और हैंड हेल्ड से भी रेंज कवर करने लग गए। साथ ही साथ ट्रंकिंग सिस्टम भी आए। ट्रंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं जिनको एक कंट्रोलर कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल, जिससे कि कम रिसोर्सेज के साथ में हम ज़्यादा नेट यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रंकिंग सिस्टम दिल्ली पुलिस में 2 तरह के आए, एनालॉग और डिजिटल। तो दोनों तरह के सिस्टम में डिजिटल सिस्टम जो होता है, इसमें क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होती है एनालॉग के कंपैरिजन में। तो अभी आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी में LTE बेस सिस्टम आ गए हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। 4G पर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए टेक्नोलॉजी में 87 से, और अब तक कितना चेंजेज आ गया और आगे भी ये चेंजेज होते रहेंगे। अभी किसी भी नेटवर्क पे हम पूरी दिल्ली को एक ही उससे कवर कर जाते हैं, पूरा एरिया को कवर कर जाते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ संचार के, मोबाइल के क्षेत्र में भी देखिए टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आ गया। पहले लैंडलाइन ही हुआ करते थे, आजकल 5G तक पहुंच गया। तो संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सर, जैसा आपने बताया कि संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई, और उस क्रांति से दिल्ली पुलिस भी अछूती नहीं रही, और उसका जो वायरलेस सिस्टम या रेडियो सिस्टम रहा, और आप उस जर्नी में हमेशा सहभागी रहे। तो बरसों के दौरान आपने सबसे दिलचस्प कोई मामला या कोई घटना जिसमें आप हिस्सा रहे हो सर, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? चैलेंजिंग के लिए तो दिल्ली पुलिस में जब भी कोई बड़ा अरेंजमेंट आता है तो कम्युनिकेशन के लिए तो एक चैलेंजिंग टास्क ही होता है।
तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क पहले टाइम पर हमारे लिए इलेक्शन कराना होता था। तो क्योंकि सारी दिल्ली में कम्युनिकेशन का और कोई साधन नहीं होता था, तो वायरलेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन चलता था। तो उस टाइम बड़े बड़े सेट भी होते थे, तो हमारी 7-8 लोगों की एक टीम बनती थी और 1-1.5 महीने पहले से ही सेटों को चेक करना, प्रोग्रामिंग करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रखना, सारा करते थे। और उसके बाद जब इलेक्शन से 2-3 दिन पहले सारी गाड़ियों में इंस्टॉलेशन के बाद जब इलेक्शन को कराना, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता था हमारे लिए। जब सक्सेसफुली हो जाता था तो हम बड़ी राहत की सांस लेते थे उस केस में। सर, आपके कैरियर में कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण क्षण जो याद आ रहा हो सर अभी? सर, चुनौतीपूर्ण क्षण अभी पिछले दिसंबर की बात है, जब 4 दिसंबर को इलेक्शन था। साथ ही साथ मैं साउथ वेस्ट में चल रहा था, साउथ वेस्ट कंट्रोल रूम इंचार्ज। तो पीएम साहब का रूट भी था और इलेक्शन भी था। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इलेक्शन चल रहा था, 4G टेक्नोलॉजी पर LTE बेस सेट थे। और उस 1 बजे के करीब हमारा सिस्टम फेलियर हो गया और पीएम साहब का रूट भी था। तो हमारे लिए ये काम बड़ा चुनौतीपूर्ण था। उस टाइम हमने फिर अपना डिस्ट्रिक्ट नेट और PCR के साथ लाइजनिंग करके सारा कुछ अरेंज किया, लेकिन एंड टाइम पर हमारा कम्युनिकेशन फिर बैकअप ठीक वो आ गया था। तो हमें ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था उसको कराना। कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाया सर? यस सर। सर, आप अपने सर निजी और प्रोफेशनल जीवन में किस प्रकार से संतुलन कर पाए सर? ये निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन पुलिस में आने के बाद थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। पुलिस में क्या है, स्टार्टिंग में हमारी भी शिफ्ट ड्यूटी वगैरह होती थी, तो दोनों चीज़ों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल रहता था। फिर भी हमारी फैमिली वगैरह, मैडम वगैरह हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने बच्चों को साथ लाइजनिंग रखा और उस काबिल बनाया कि दोनों बच्चे मेरे IITN हैं। बड़ा वाला मेरा IIT बॉम्बे से मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में उन्होंने डिग्री की है। छोटे वाले ने IIT रुड़की से मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में किया है। दोनों बच्चे अच्छे पैकेज पे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बड़े वाले पुणे में हैं और छोटे वाले ग्रेटर नोएडा में हैं। बहुत खूब सर, ये तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सर, सेवानिवृत्ति के बाद कुछ जो जीवन में आप करना चाहते हैं, जिसकी प्लानिंग आपने कर रखी है सर? अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया है, काफ़ी टाइम से अब बिजी चलते हैं, तो फिर बच्चों के पास भी नहीं जा पाते हम। तो अभी तो सेवानिवृत्ति के बाद पहले बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग सोचेंगे। सर, आने वाली पीढ़ी को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रिक्रूट होके आता है बंदा, पहले अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी स्किल को बढ़ाए। ट्रेनिंग में जो भी सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरह सीखें और 4-5 साल कड़ी मेहनत के बाद अपना जॉब को, अपने कार्य को अच्छी तरह से करना सीखें। उसके बाद आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए स्टार्टिंग में मेहनत कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सर, आपने हमारे साथ समय साझा किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा है हम आपके अनुभवों से लाभान्वित और प्रेरित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।